नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत कठिन है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक मौसम की परवाह किए बिना कार्य करता है। चाहे सर्दी हो या गर्मी या फिर चाहे बारिश हो रही हो, उसका ध्यान अपनी फसल में ही लगा रहता है। अपनी मेहनत के बल पर वे केवल अपना जीवन ही व्यतीत कर पाते हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हम हर रोज सुबह आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई उर्द मूंग की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए इसकी बुवाई का यह उपयुक्त समय चल रहा है। तो किसान भाइयों, आप इस फसल से अच्छी उपज के लिए किस तरह से करें उन्नत तकनीक से बुवाई, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर रायबरेली के डॉक्टर के सिंह से। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि रबी का जो सीजन है वो ख़त्म होने वाला है और अगला सीजन जायद का आने वाला है। तो हमें जायद की जो फसल है उसकी कैसे तैयारी करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे जो मुख्य फसलें हैं जायद की, जो दलहन की फसलें लगाते हैं किसान भाई, अगर दलहन लगाते हैं तो इससे हमारी उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और एक अतिरिक्त आय के रूप में भी इसे लिया जा सकता है। तो इसमें मुख्य रूप से जो दो फसलें हैं दलहन में, वो हैं उर्द और मूंग की। उर्द या मूंग की खेती के लिए जो हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए, एक बार मिट्टी पलट हल से 2 से 3 बार हम उसको देसी हल या कल्टीवेटर से जुताई करके उसको भुरभुरी बना लें और नमी की मात्रा उचित होनी चाहिए। अब रही बात इसमें खाद एवं उर्वरक की, तो खाद एवं उर्वरक के रूप में इसमें 20 किलोग्राम नत्रजन का प्रयोग करें। इसके साथ साथ 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस का प्रयोग करें। यदि उपलब्ध हो तो पोटास का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर उसकी कमी है आपकी ज़मीन में। तो मृदा परीक्षण करा करके उसमें संस्तुत जो भी खाद की मात्रा है उसके आधार पे ही हम प्रयोग करें, यह सबसे अच्छा रहेगा। इसमें जो उर्द की प्रजातियां हैं हमारे चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से जो निकाली गई हैं, उसमें मुख्य रूप से हम जो आज़ाद उर्द 2, आज़ाद उर्द 3 या शेखर 2, शेखर 3, ये प्रजातियां जो हैं इसका चयन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मूंग में जो हमारी IIPR यानी जो पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका हमारा जो प्रजातियां हैं उसमें जो सबसे बड़ी अच्छी प्रजाति है मूंग की, जिनका कि 90 दिन में उत्पादन होता है, उसमें PDM 154 है। इसके अलावा सम्राट है और सबसे नई प्रजाति जो है वह विशाल के नाम से आई है। ये सभी प्रजातियां जो हैं लगभग 90 से 95 दिन में तैयार हो जाती हैं। तो इन प्रजातियों का अगर हम चयन करते हैं तो जायद में अच्छी उपज ले सकते हैं और कम समय में, साथ ही साथ एक अतिरिक्त आय के रूप में भी इसे ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारा बीज का दर है उसमें लगभग थोड़ा सा गर्मियों में ज़्यादा होता है। 15 से 20 किलोग्राम उर्द हो या मूंग हो, इसकी प्रति हेक्टेयर दर से इसकी बुआई करते हैं। बीज शोधन। उड़द एवं मूंग के बीजों को 2.5 ग्राम थीरम एवं 1 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधन करना चाहिए। इससे प्रारंभिक अवस्था में रोग शोधक क्षमता बढ़ती है और बीज का जमाव अच्छा होता है एवं पौधों की संख्या में कमी नहीं होने पाती। आप जानते हैं कि दलहन में जो हमारा बीज का उपचार होना जरूरी होता है, तो क्योंकि ये जो अक्सर दलहन की फसलें होती हैं इसमें राइजोबियम के जीवाणु होते हैं जिनके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है ज़मीन में। तो इसलिए बीज उपचार के लिए आपको एक पैकेट जो राइजोबियम कल्चर होता है, चाहे मूंग का या उर्द का, अलग अलग होगा। तो जो भी फसल आप बो रहे हैं उसका एक पैकेट राइजोबियम कल्चर ले लें और 10 किलोग्राम बीज के लिए एक पैकेट पर्याप्त होता है। उसमें सबसे पहले जो है आधा लीटर पानी लेकर के उसको उबाल लें, जिसमें थोड़ा सा 50 ग्राम गुड़ या चीनी डाल सकते हैं। इसके बाद जब ठंडा हो जाए तो ठंडा होने के बाद जो उस पानी में हमने कल्चर मिलाया हुआ है उस कल्चर को हम बीज पे छिड़क करके पूरी तरीके से बीज पे मिला दें, जिससे कि जो हमारा राइजोबियम कल्चर है उसका एक आवरण जो है बीज पे चढ़ जाएगा। इसी तरीके से हम PSB कल्चर यानी फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया जो PSB कल्चर होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बुवाई की विधि। मूंग एवं उर्द की बुवाई देशी हल के पीछे कुड़ों में 4-5 सेंटीमीटर की गहराई पर करना चाहिए।
तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इसकी बुवाई सीड ड्रिल के द्वारा भी आसानी से की जा सकती है। इसके बाद जैसे कि हमें देखते हैं इसमें गर्मियों में खरपतवार ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस समय हमें बुआई के 2 से 3 दिन के अंतर ही पेंडीमेथिलीन का जरूर प्रयोग करना चाहिए 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, जिससे जो खरपतवार हैं वो उनकी जो समस्या होती है उससे हम निजात पा सकते हैं। इसके बाद हम बाद में कम से कम पहली सिंचाई पे या 30 से 35 दिन पे या 40 से 45 दिन पे 2 हैंड वीडिंग यानी खरपतवार निकालने के लिए श्रमिकों के द्वारा भी उसको निकलवा सकते हैं। अब जो हमारी इसकी क्रांतिक अवस्थाएं होती सिंचाई की, इसमें पहली करीब 25 से 30 दिन बाद सिंचाई करते हैं। दूसरी अक्सर गर्मियों में ये देखा गया है कि 15 दिन के इंटरवल पे 15 से 20 दिन के अंतराल पे अगर हम सिंचाई करते हैं तो हमारी जो नमी है वो भी बरकरार रहती है, और जब फूल के बाद जब फली बनने की अवस्था वह सबसे क्रांतिक अवस्था होती है, उस समय नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हमारा जो उत्पादन है वह प्रभावित होता है। और इससे आपको उत्पादन लगभग अगर आप देखेंगे तो गर्मी के दिनों में हमारे मूंग का उत्पादन 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर एवं उड़द का भी करीब 12 से 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्राप्त होता है। औषधि के रूप में तुलसी का प्रयोग काफी देखने में आता है, और प्रदेश के जो किसान भाई इस समय की खेती करना चाहते हैं तो वे इस फसल से आगे चलकर अच्छी क्वालिटी की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए इसकी खेती करते समय कौन कौन से महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि एवं प्रौद्योगिकी कृषि विद्यालय बांदा की डॉक्टर नीतू। किसान भाइयों, आज हम किस तरह से तुलसी की वैज्ञानिक खेती करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ मिल सके, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है तुलसी जो है एक बहुत ही औषधीय और दैवीय पौधा के रूप में हर घर में पाए जाने वाला एक पौधा है। जहाँ तक बात रही इसमें कौन कौन सी रासायनिक घटक पाई जाती है जिसके कारण यह उपयोगी हो जाता है, तो इसमें मिथाइल लिनालूल, सिट्रॉल, चेविलॉल इस तरह की रासायनिक घटक पाई जाती है, जो कि बहुत सी कंपनियां इसको उपयोग करके अच्छी से अच्छी लागत किसान भाइयों को दे सकती हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसकी जलवायु के रूप में, अगर हम बात करते हैं इसकी जलवायु के लिए, तो इसके लिए नम और गर्म जलवायु बहुत ही उपयोगी होती है, जो कि जुलाई से लेकर सितंबर तक का महीना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो किसान भाई अगर इसका रोपण जुलाई के महीने में करें तो ज़्यादा से ज़्यादा वह लाभ पा सकते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं मृदा के लिए ज़रूरी है भुरभुरी दोमट मिट्टी, इसके लिए बहुत ही उचित मानी जाती है। अगर इसकी बात करते हैं कि सीड हम कहाँ से लें, कौन सी वैरायटी इसके लिए बहुत अच्छी है, तो एक हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट एक इंस्टीट्यूट है, जहाँ से किसान भाई बहुत सी वैरायटियाँ लेके और अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि सिम सौम्या, सिम ज्योति, और ये बहुत ही अच्छी उपयोगी और बहुत ही बढ़िया वैरायटी मानी जाती है। किसान भाइयों, तुलसी की खेती के लिए पहले नर्सरी पौध तैयार की जाती है, जिसके लिए उपयुक्त समय मई और जून का माह होता है। 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए नर्सरी में 600 से 800 ग्राम बीज की जरूरत होती है और 40 से 50 वर्ग मीटर एरिया में नर्सरी डाली जाती है। 10 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ा हो, और क्यारियों से क्यारियों की बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए ताकि निराई गुड़ाई बहुत अच्छे से हो सके। और नर्सरी ऐसी जगह, छायादार जगह बनानी चाहिए ताकि वो पौध को नुकसान ना पहुंचा सके। इसके लिए शुरुआती में बीज बोने के बाद ही किसी पलवार से इसको ढक देना चाहिए ताकि कीट व्याधियां ये सब चीजें इसको नुकसान ना कर सके और बहुत सी बीमारियों से इसको बचाया जा सके। पौध रोपाई के लिए लगभग 35 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। रोपाई से पहले खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद 20 से 22 टन, टीएपी 50 से 55 किलोग्राम, यूरिया 30 से 35 किलोग्राम और एमओपी 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में प्रयोग करें। उसके बाद तैयार पौध की रोपाई लाइन से लाइन 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध 40 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए करें। जहां तक खड़ी फसलों में उर्वरकों की बात है तो 40 से 45 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग 30 से 35 दिन की फसल में करें और इतनी ही मात्रा जरूरत होने पर 60 से 65 दिन की फसल में प्रति हेक्टेयर की दर से दें। साथ ही साथ फसल की निराई गुड़ाई भी जरूरत के हिसाब से करते रहें।
फिर इसके बाद सिंचाई के लिए अगर मिट्टी में नमी है तो सिंचाई की इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और वर्षा ऋतु में खासकर अगर पानी का समुचित नहीं है तो इसमें पानी देना चाहिए, इसलिए इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये वर्षा आधारित खेतों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर किसान भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा आय पा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी कटाई कब करें, कटाई इसकी सबसे पहले तो जब यह फूल आने की अवस्था में उससे पहले या फसल के 2 महीने बाद करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पा सकते हैं। करीब करीब 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर साकीय भाग पाया जाता है और तेल करीब करीब, जो कि एसेंशियल ऑयल ही इसका मुख्य माना जाता है, वो करीब करीब 100 केजी प्रति हेक्टेयर पाया जाता है। इस तरह से तुलसी की खेती करके अधिक से अधिक लाभ पा सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्नों को शामिल किया है उसे पूछा है। ग्राम अमरपुर, जिला बलरामपुर के लालजी राम ने आपने बटन मशरूम में लगने वाली बीमारियों के निदान पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मशरूम की खेती में लगे हुए किसान उसमें लगने वाली बीमारियों से काफी चिंतित हैं। मशरूम में इस समय काबवेब ये फंगस जनित रोग है। इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो केसिंग सॉइल पर दिखाई देते हैं, जिस पर बहुत तेजी से ये फैल जाते हैं और उस पर जो पिन हेड बनता है उससे ही, इसी केसिंग सॉइल से उसके ऊपर चले जाते हैं और उस पर व्हाइटिश पैच बन जाता है, जिससे मशरूम की बाढ़ रुक जाती है। ये बीमारी प्रमुख रूप से जब बेड में नमी की मात्रा अधिक हो तथा जो रूम है, कमरा है जिसमें मशरूम खेती करते हैं, उसमें सापेक्षिक आर्द्रता 90% से अधिक होती है, तब ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। इसके निदान के लिए कमरे में सापेक्षिक आर्द्रता को 90% से ज्यादा न होने दें तथा बेड में पानी का जमाव न होने दें, केवल पानी का फव्वारा दें। और जब रोग लग जाए तो 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम डाइथेन Z78 की दवा उसमें घोल कर और बेड के ऊपर उसका छिड़काव कर दें। इस तरीके से 10-10 दिन के अंतराल पर या 2-3 बार छिड़काव करेंगे तो इस बीमारी का निदान हो जाएगा। दूसरी बीमारी जो इसकी प्रमुख बीमारी है बटन मशरूम की है, वो ड्राई बबल है और इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसके ऊपर पैच बन जाते हैं, जिससे धीरे धीरे ये पैच बढ़ करके पूरी मशरूम बॉडी को कवर कर लेती है और उसमें सड़न हो जाती है। इसके बचाव के लिए ये होता है कि ये बीमारी जो पिछले वर्ष का कंपोस्ट होता है उसमें इसके जीवाणु पड़े रहते हैं और जब अगले साल कंपोस्ट में उसको केसिंग सॉइल के रूप में उसका उपयोग करते हैं तो ये बीमारी, इसके जो पैथोजन हैं वो उस बेड में चले आते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए ये है कि रोग जनित बेड के जो कंपोस्ट हैं उसको दूसरे साल जो कंपोस्ट के लिए केसिंग के लिए यूज करते हैं उसको ना यूज करें। इसकी रोकथाम के लिए जो कमरा है, क्रॉपिंग रूम है, उसमें 2% फार्मेलिन के घोल का छिड़काव कर दें और जब रोग लग जाए या धब्बे दिखाई देने लगे तो डाइथेन Z78 या डाइथेन M45 की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर देंगे तो इसका निदान हो जाएगा।
तीसरा जो इसका जो प्रमुख बीमारी है वो है वेट बबल्स। और इस फंगस के लगने से जो फ्रूटिंग बॉडी है वो कटी फटी दिखाई देने लगती है, और इस कट फट जाने की वजह से इसका जो है बाजार में मूल्य नहीं मिलता है। इसलिए इस बीमारी के लगने के तुरंत बाद ही बेनलेट या बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव कर देंगे तो इस बीमारी का निदान हो जाएगा। तीसरी जो है, जो बहुत ज्यादा जो है होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंपटीटर मोल्ड। कंपटीटर मोल्ड जो है मशरूम में बहुतायत से होता है। सारे जो है मशरूम ग्रोइंग एरिया में ये देखा गया है। इसमें से प्रमुख रोग है जो है प्लास्टर मोल्ड। ये जो है प्लास्टर मोल्ड ये इससे होता है स्कोपोलेरोसिस फंजिकोला से, और इसमें सफेद सफेद पैचेज बन जाते हैं और ये जो है पूरी केसिंग सॉइल को जो है कवर कर लेता है। सीमेंट जैसा जो है सख्त उसके सरफेस को बना देता है, जिससे पेन हेड जो मशरूम बॉडी है वो जो है निकल नहीं पाती है, निकलने के पहले ही उसको मार देती है। तो इस रोग के निदान के लिए यही है कि जो है उसके जो सरफेस है उसको थोड़ा सा उसके ऊपर के जो है सतह को हटा लीजिए, और जो है फार्मेलिन के 2% का घोल और जो है 0.5% के बाविस्टिन के घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो इस रोग का निदान हो जाएगा। और एक जो है सबसे जो महत्वपूर्ण जो है वो कि बहुतायत से जो है जिसको हम लोग कहते हैं मशरूम का खरपतवार, ये है इंकी कैप, जो पीले रंग का जो है मशरूम जैसा कैप बनाता है और वो बहुत तेजी से फैलता है। तो उससे जो है मशरूम के उत्पादन बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत काफी असर पड़ता है। और ये जो है जो बीड है ये हमेशा हर जगह उगता रहता है, इसलिए इसको हम जो है जैसे ये निकले वैसे इसको जो है उखाड़ करके फेंक दें तथा उस पर जो है यही फार्मेलिन के 2% के घोल का जो है छिड़काव कर दें तो ये इसके रोग का निदान हो जाएगा। लेकिन किसान भाइयों को एक चीज ये ध्यान रखना चाहिए कि दवा छिड़कने के कम से कम 1 हफ्ते बाद तक फ्रूटिंग बॉडी की तुड़ाई ना करें, नहीं तो इसके जो रेसिड्यू होते हैं दवा के वो जो है मशरूम में रह जाएंगे, और जो लोग इसका जो है खाने के लिए प्रयोग करेंगे उसमें इनकी मात्रा जा सकती है जो कि नुकसान कर सकता है। इसलिए दवा छिड़कने के 1 हफ्ता बाद ही इसकी तुड़ाई करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं उसके सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गन्ना की सफल खेती के लिए जरूरी है पोषक तत्व और खरपतवार प्रबंधन।
अंडा और मांस उत्पादन के लिए संकर मुर्गी पालन पर उचित सलाह। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।